धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सीएए का विरोध हो, चाहे आज लॉकडाउन के दौरान की स्थिति हो, मजदूर सड़क पे निकले हो, हर ओर से तस्वीरें ऐसी आती हैं कि जैसे पुलिस अत्याचारी पुलिस बन गई है। मजदूरों पर डंडा बजा रही है, सीए के दौरान गोलियां चला रही थी, कभी घर में घुसकर मारते हुए दिखाई दे रही है। गुजरात के अहमदाबाद से तस्वीर आई, बहुत ही शर्मनाक थी कि वहां पे गर्भवती महिलाओं को मारा पीटा गया। इसके अलावा जो विकलांग थे, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है आज की भाषा में, उनको भी बख्शा नहीं गया। क्या पुलिस इतनी क्रूर बन गई है, या पुलिस थी ही क्रूर और अब उसको ऐसा मौका मिल गया है, या अलग अलग राज्यों में पुलिस अलग अलग तरीके से काम कर रही है? बहुत सारे पहलू हैं। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस वीएन राय सर, विभूति नारायण राय। और इनके बारे में सिर्फ एक लाइन बता देता हूं। पिछले साल 2019 में हाजीपुरा का केस पर जो जजमेंट आया है, उस वक्त ये गाजियाबाद की जब वो घटना हुई, एसपी हुआ करते थे, उसी की वजह से वो केस इस तक नतीजे तक पहुंचा है। इन्होंने हाशिमपुरा पे किताब भी लिखी है, किताब का नाम है हाशिमपुरा। आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। नई जनरेशन के लोग पढ़े ही ना जानते हो, लेकिन गाजियाबाद के बहुत सारे पत्रकारों से मैं बात करता हूं तो आज भी वो लोग सर को याद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर धाकड़ खबर टाइम देने के लिए। देखिए, आपने अभी पुलिस के जिस चेहरे का या जिस चरित्र का या जिस व्यवहार का जिक्र किया है, उसमें थोड़ा ये जो कोविड-19 के दौरान जो कुछ हुआ है उसमें थोड़ा फर्क आया है। बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज भी सुनाई दे रही हैं, जैसे बरेली की एक महिला जो डिलीवर करने जा रही थी, उसके पति को नोएडा से बुला के उससे मिलवाना, या रास्ते में बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना, किसी के जन्मदिन पर पहुंच जाना, कहीं से दवाएं मंगा देना, ये सारे पॉजिटिव केसेस हैं जो इस बार पुलिस के खाते में जुड़े हैं। लेकिन ये भी सही है कि अभी भी पुलिस का जो चरित्र है काफी हद तक औपनिवेशिक है, क्योंकि जब ये पुलिस बनी थी 1860-61 में, तो इसे जनता की मित्र पुलिस के तौर पर नहीं बनाया गया था। एक तरह से जनता की विरोधी और जनता की शत्रु पुलिस के तौर पर इस संस्था को बनाया गया था। और इसका मकसद था जो उस समय के हाकिम थे उनकी हुकूमत को प्रोलॉन्ग कराना, और सचमुच इस संस्था के बनने के बाद 90 साल तक उन्होंने इस देश में शासन किया। लेकिन 1947 के बाद इसमें इसके बुनियादी चरित्र में कोई फर्क क्यों नहीं आया? ये बड़ा इंट्रिगिंग सवाल है कि हमारे जो नए शासक आए थे उनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जा चुके थे, जो पुलिस की जातियों के खुद शिकार हुए थे, जो पुलिस के व्यवहार का खुद जिनका बुरा अनुभव था। उन्होंने भी उस पुलिस की बुनियादी जो इसका जो चरित्र था उसमें सुधार करने की कोशिश क्यों नहीं की? हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम उसी ढांचे को, उसी पुलिस एक्ट को, उसी सारी कानूनी और उसी सारे जो व्यवहारात्मक जो पक्ष हैं उनको जो कहते हो 1947 के बाद भी क्यों ढो रहे हैं? तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे बात होनी चाहिए। एक दूसरी तरफ जिसमें आपने इशारा किया वो एक सांप्रदायिकता का जो आरोप भारतीय पुलिस पे लगता है, और मैं नहीं समझता कि वो गलत है, उसमें बहुत सारी चीजें सही हैं। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। 47 के बाद की जो पुलिस है वो अंग्रेजों के दौर की बने हुए सिस्टम के आधार पर चल रही थी। उसी सिस्टम में आप थे गाजियाबाद के अंदर, जिस वक्त मेरठ के अंदर से, हाशिमपुरा से उन मुसलमानों को ट्रक में भरा पीएससी वालों ने, पुलिस के जवानों ने, और लाकर पहले गंग नहर पर, बाद में हिंडन नदी पर गोलियों से भून दिया। उसी सिस्टम में थे आप, लेकिन आपने वहां कार्रवाई की, इंसाफ के साथ काम किया। आज क्यों ऐसा नहीं हो रहा सर? देखिए, उस समय भी नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि उस समय पुलिस बहुत धर्मनिरपेक्ष तरीके से और अल्पसंख्यकों का विश्वास हासिल कर सके इस तरह का काम करती थी, ऐसा तब भी नहीं होता था। ये इंडिविजुअल मैं तो उन्हें एब्रेशंस कहूंगा, जो मेरे जैसे लोग थे जो थोड़ा बहुत इस तरह कर लेते थे। आज भी इस तरह के लोग हैं, आज भी बहुत सारे। अभी जो गुजरात में 2002 हुआ उसमें आपको बहुत सारे अच्छे पुलिस अफसरों के उदाहरण मिलेंगे। दिल्ली में जो हाल का दंगा हुआ, क्योंकि इसमें मैं खुद भी कई बार गया और जो भुक्तभोगी थे उनसे मेरी बात हुई, उन इलाकों को मैंने देखा, तो यहाँ भी मुझे पॉजिटिव स्टोरीज मिली। लेकिन ये बात सही है कि पॉजिटिव स्टोरीज बहुत कम है। पॉजिटिव स्टोरीज का मतलब क्या है? पॉजिटिव स्टोरीज का मतलब है कि हमारी ऐसी कार्रवाई जिससे हम जनता के सभी पक्षों का विश्वास जीत सकें। हमारी एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है
जो 20-22 करोड़ जिसकी आबादी है जो मुसलमान हैं, उनका दुर्भाग्य से भारतीय पुलिस पर विश्वास नहीं है। तो हम किस तरह से उनका विश्वास हासिल कर सकें, किस तरह से उनको भारतीय राज्य में एक स्टेक होल्डर बना सकें, इसके बारे में पुलिस को सोचना चाहिए। पुलिस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसे सोचना चाहिए और सरकार को भी इसके लिए जरूरी काम करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ये पैदा होती है कि आपने जिस तरीके से डिसीजन लिया गाजियाबाद के हाशिमपुरा वाले मामले में और आगे बढ़ के आपने सारी कार्रवाई को किया, जबकि उस वक्त बताया जाता है कि सरकार भी आपकी उस कार्रवाई से नाराज थी। अब ऐसे अफसर क्यों नहीं होते हैं या वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या उन लोगों को लगता है कि भैया रिटायरमेंट के बाद कुछ मिल जाएगा, इसके लालच में नहीं करते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, रिटायरमेंट के बाद कुछ मिल जाने का लालच तो हर सरकार के जमाने में रहता है, इसको छिपाया नहीं जाना चाहिए। और ये एक स्वाभाविक मानवीय कमजोरी है, मैं इसे बहुत बुरा नहीं समझता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको कुछ मिल जाए जब वो रिटायर हो, तो घर में खाली ना बैठे। तो वो तो एक अलग बात है, उसका तो इससे सीधा संबंध नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो सरकार होती है, सरकार अगर ये तय कर ले कि अगर आप किसी सांप्रदायिक दंगे के दौरान आपका आचरण निष्पक्ष नहीं रहा, आपका आचरण भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं रहा, तो आप दंडित होंगे। और अगर आप भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप काम करेंगे, भारतीय संविधान की मंशा क्या है? भारतीय संविधान तो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज बनाने की बात करता है ना। तो भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप अगर आपका काम है तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये तो फिर जो सरकार है उस समय जो हाकिम वक्त है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। दुर्भाग्य से अक्सर ऐसा हो जाता है जब जिनका जो बहुत बड़ी गलतियां जो करते हैं सांप्रदायिक दंगों के दौरान, हम पाते हैं उन्हें भी दंडित नहीं किया जाता। और जो अच्छा काम करते हैं अक्सर वो इनाम पाने की जगह दंडित हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सिस्टम के अंदर की अपनी जटिलताएं हैं। इसमें तो हम सबको मिल करके इसके बारे में कोशिश करनी चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि जिससे भारतीय राज्य में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसका विश्वास पैदा हो, उसके स्टेक्स पैदा हो और वो भी ये माने कि ये राज्य उसका भी है। आपको लगता है आज के दौर में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, वो राजनीति सिस्टम से ईमानदारी से काम लेना चाहती है, या वो राजनीति ने पुलिस को भी सांप्रदायिक बना दिया है? उसको भी कह रही है कि हमारे एजेंडे पे काम करो तो तुम्हें पोस्टिंग देंगे, तुम्हें प्रमोशन देंगे, नहीं तो हम तुम्हें कहीं उठा के डाल देंगे कूड़े में। देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त तो है, इसमें कोई शक नहीं कि जब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय समाज बहुत बुरी तरह से विभाजित हो रहा है और जो राजनीति है इस समय की, जिसको इस विभाजन को रोकना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें हिंदू मुसलमान में बांट रहा है। कोरोना जैसी बीमारी को हमने हिंदू मुसलमान में बांट दिया, तो उसमें जाहिर है सरकार का जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका, मीडिया का, जितने स्टेक होल्डर्स है भारतीय राज्य के, सबका उसमें कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो अब एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि जनता सचेत हो, जनता आंदोलित हो, जनता इस तरह की मांग करे कि नहीं, हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए जो हमें बांटता हो, बल्कि ऐसा समाज चाहिए जो हमें एकजुटता करता हो। अगर जनता एक बार इस तरह की बात करेगी तो मुझे लगता है कि जो लोग शासन में हैं, जो अखबारों में और मीडिया पे दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए एक सबक होगा। क्या आपको लगता है सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी किसी राजनीतिक पार्टी की होती हैं, कभी किसी राजनीतिक पार्टी की होती हैं, अगर सिस्टम ईमानदारी से कसम खा ले कि हम अपना काम सही से करेंगे तो उसे कोई हिला सकता है क्या? क्योंकि सिस्टम में सुधार होना चाहिए ना। सरकारें आती जाती रहे सर। सही कह रहे हैं आप, सिस्टम तो सब कुछ है ना। सिस्टम तो सरकार भी है, सिस्टम हमारी जो विधायिका है वो भी है, सिस्टम हमारी न्यायपालिका भी है, सिस्टम हमारी डेमोक्रेसी भी है। सब कुछ मिलकर के एक सिस्टम बनता है। तो ये एक समग्र प्रयास होना चाहिए, सारी संस्थाओं के द्वारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी एबरेशंस आए, जहाँ कहीं हमको ये समझ में आए कि हमारा संविधान जो चाहता है उसकी मंशा के खिलाफ काम हो रहा है, और हमारा संविधान क्या चाहता है ये कोई एम्बिगुअस चीज नहीं है, ये कोई ढकी छिपी चीज, कोई बहुत रहस्यपूर्ण चीज तो है नहीं। आप संविधान पढ़िए, हर पुलिस अधिकारी को, हर प्रशासनिक अधिकारी को जब वो ट्रेनिंग में जाता है उसे संविधान सबसे पहले पढ़ाया जाता है। जब वो बाहर निकलता है ट्रेनिंग खत्म करके, संविधान की कसम खा के निकलता है।
हर राजनेता जो विधायक या सांसद बनता है, मंत्री बनता है, वो संविधान की कसम खाता है। हर जज संविधान की कसम खाता है। तो ये तो किसी को संविधान बताने की जरूरत नहीं है। संविधान पढ़ करके आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि संविधान की मंशा एक लोकतांत्रिक और एक धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने की है। तो अगर इसके बरखिलाफ कोई काम हो रहा है तो जाहिर है कि कोई बहुत गहरी बीमारी है जिसके लंबे उपचार की जरूरत है और वो हमें करना चाहिए। एक सवाल ये है मेरे यहाँ सर कि क्या इस वक्त पूरी पुलिस, आपका जो अध्ययन है वो क्या कहता है कि पूरी सरकारी सिस्टम जो है वो सरकारों के दबाव में काम कर रहा है? सरकारें जिस तरीके से चाह रही हैं और वो कह रही हैं कि हम बदला लेंगे, तुमने अपनी महिलाओं को चौराहे पर बिठा दिया है, तुम्हारे से वसूली की जाएगी, तो वसूली प्रक्रिया में पुलिस लग जाती है, उनको मारने पीटने में, मुकदमे में फंसाने में, उनको जेल में डालने में लग जाती है। तो क्या अपनी जो जिम्मेदारी है पुलिस, आपको कहीं लगता है, आपका दिन क्या कहता है, वो कुछ एहसास है उसको पुलिस को? देखिए, मेरा तो अपना मानना यह है कि लोकतंत्र में हमेशा राजनीतिक हस्तक्षेप होगा। लोकतंत्र है ही अच्छा, आप इसे बुरा भी नहीं समझना चाहिए। जनता जिनको चुन के भेजती है उनको ये अधिकार है कि वो देखें कि पुलिस कैसे काम कर रही है, प्रशासन कैसे काम कर रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई ऐसा हस्तक्षेप जो हमको बुनियादी संवैधानिक जो हमारे फर्ज हैं, फराइज हैं, उनसे दूर ले जाता हो, तो मुझे नहीं लगता कि जो अधिकारी या जो कर्मचारी इस स्थिति में फंसते हैं उनको इसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे हस्तक्षेप को नहीं स्वीकार करना चाहिए। अब ये एक अलग बात है कि फिर वो एक इंसानी कमजोरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके खास तरह की पोस्टिंग हो, उसका करियर सुरक्षित रहे, उसको तरक्कियां मिलती रहें। तो इन सब में कैसे आप बैलेंस बनाते हैं, ये देखने की बात है। और मेरा अपना मानना है कि हमको जो सिस्टम है उसमें इनबिल्ट, उसमें जो आप कह सकते हैं संस्थाबद्ध, इस तरह के सुधार करने पड़ेंगे। अगर आप गलती करेंगे, खास तौर से देखिए सांप्रदायिक दंगे को मैं सबसे बुरी स्थिति मानता हूं, क्योंकि वो एक तरह से हमारी सारी मान्यताओं और सारे मूल्यों के खिलाफ जाता है। जो कुछ हम 70-75 साल में हासिल करते हैं वो एक दंगा उसे खत्म कर देता है। तो अगर हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आप कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ तो उसमें जिन लोगों का दोष पाया जाएगा उन्हें सजा जरूर मिलेगी, और किसी ने अच्छा काम किया उसे इनाम जरूर मिलेगा। आप देखिए 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, 1984 में दिल्ली में सिखों का दंगा हो गया। अगर आपको मैंने इस पर मुझे फेलोशिप मिली थी और मैंने साल भर काम किया था, तो मुझे देखकर तो बड़ी निराशा होती थी कि बड़ी सी बड़ी घटनाओं में भी आपको ऐसे लोगों को तलाश करना बड़ा मुश्किल होता था जिनको सजा दी गई है। बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं और बड़े बड़े, जिसमें आप कह सकते हैं डीरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज में सजा तो बहुत रेयर कमोडिटी है। तो हमें कुछ ना कुछ संस्थाबद्ध करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें वो सजा अनिवार्य हो जाए। क्या पुलिस पहले से सांप्रदायिक थी, या इस वक्त की जो सत्ता है उसके आने के बाद उसको लगा कि वो जो उसके अंदर का छिपा हुआ सांप्रदायिकरण है अब वो उसका पूरी तरह से प्रदर्शन कर सकती है, या सत्ता के दबाव के चलते वो सांप्रदायिकरण उसका हो चुका है? क्या लगता है? देखिए, ये थोड़ा सरलीकरण है इस तरह का वक्तव्य। मैं ये मानता हूं कि ये 1100 सालों का 1200 सालों का एक संबंध है हिंदुओं और मुसलमानों का जो इस देश में चला है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को से बहुत लिया दिया है। बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं इन दोनों के मिलने से। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर, यहाँ तक कि आपका पाक शास्त्र, सब में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन ये भी सच है कि 1100-1200 साल इनके संघर्षों का इतिहास भी रहा है। कभी भी बहुत सहज संबंध नहीं बने। ये शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतने करीब रहने वाले एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं बना रहे थे, और एक खास तरह की एक घृणा या अविश्वास या सामाजिक असंतोष इन दोनों के बीच रहा, दोनों तरफ से रहा। ये किसी एक को इसमें मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। तो जो भारतीय पुलिस आई है वो भी तो उसी समाज से आई है। वो वही सारे अंतर्विरोध, वही सारी प्रेजुडिसेस, वही सारी दुर्भावनाएं जो उसे बचपन से मिलती हैं। जब एक पुलिसकर्मी 18, 20 या 22 साल की उम्र में पुलिस में आता है वो सब लेके आता है।
वो उसके जी। में भी रिफ्लेक्ट होती है, उसके प्रदर्शन में भी। अब ये हमारा काम है। देखिए 70-75 साल हो गए, हमने ये पहली बार एक लोकतंत्र बनाया इस देश में। कभी इस तरह का लोकतंत्र नहीं था जिसमें जी। बराबरी के अवसर हो, नौकरियों में, शिक्षा में, कानून के सामने। ये हमने पिछले 70-75 साल में बनाने की कोशिश की है और हम धीरे धीरे एक अच्छे नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारी रफ्तार बहुत धीमी है। कई बार एब्रेशंस हो जाते हैं, कभी गुजरात हो जाता है, कभी बाबरी मस्जिद हो जाती है, कभी ये सिखों का नरसंहार हो जाता है। तो ये सब कुछ फिर जी। वापस हम पीछे चले जाते हैं। लेकिन हम ये बना रहे हैं और हम बना लेंगे, ऐसा मुझे मुझे आशा है कि अगले 50-60-100 सालों में हम ऐसा समाज बना लेंगे जिसमें वो सारी दुर्भावनाएं कम हो जाएंगी, या खत्म ना भी हो तो बहुत कम हो जाएंगी, जो पिछले 1100-1200 वर्षों में हमने एक दूसरे के लिए पैदा की। इसके लिए हमें पुलिस की ट्रेनिंग में सुधार करना होगा। मैं हमेशा से मांग करता रहा हूँ कि पुलिस की भर्ती में हम जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, इन सबको हम रिजर्वेशन जैसी स्थिति लाएं। अगर धर्म के आधार पर, चूंकि हमारा संविधान रिजर्वेशन के लिए रोकता है, तो हम कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव को करें जिससे ये ज्यादा से ज्यादा आए। और ट्रेनिंग के दौरान हम ये वो सारे जो दुर्भावनाएं, जो प्रेजुडिसेस हैं, जो हम एक दूसरे के प्रति रखते हैं, हिंदू रखता है मुसलमान के प्रति, मुसलमान रखता है हिंदू के प्रति, उन दुर्भावनाओं को खत्म किया जाए, उनको कम किया जाए। पूरी तरह खत्म तो खैर इतनी जल्दी नहीं होगी, कम किया जाए। और जब भी कोई सामुदायिक हिंसा की घटना हो तो राज्य बड़े गंभीरता के साथ उसको ऑब्जर्व करे, और वहां किसी का भी आचरण अगर उसे ऐसा लगता है जो सांप्रदायिक होने के जज में आता हो, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से सजा दे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। चलिए, लेकिन आप होपफुली हैं कि अगले 50-60 साल में हालात बेहतर होंगे और ये तमाम जो कड़वाहट है समाज की वो कम होगी। लेकिन अब मेरा एक सवाल आपसे है, सीए के दौरान भी हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा, जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पुलिस ज्यादा अत्याचारी नजर आती है। इसके अलावा जहां और दूसरे पार्टियों की सरकारें हैं वहां पे पुलिस उस तरीके का जालिमाना रवैया, अत्याचारी रवैया नहीं करती। ये क्या फर्क है सर? देखिए ये तो बड़ा स्पष्ट है ना, ये तो राजनीति है। एक खास तरह की राजनीति एक खास दल को मदद कर रही है, दूसरे तरह की राजनीति दूसरे दल को मदद कर रही है। तो ये तो राजनीति है जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस का जो आचरण है उसमें तो चौतरफा सुधार की जरूरत है ना। देखिए ये भीड़ पर जो लाठी चला रहे हैं, या सड़कों पर लोगों को जिस तरह से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं देख रही है पुलिस, इसमें तो सभी के साथ जातियां हो जा रही हैं। तो ये चौतरफा सुधार की जरूरत है। लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि पुलिस जो है सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर काम करती है, उनकी सोच के हिसाब से काम करती है? जब कई विपक्ष की सरकारें, हेमंत सोरेन आ जाते हैं झारखंड के अंदर, तो वो पुलिस जो है अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करती है। जब रघुवर दास थे तो वो पुलिस अपने आप को कम्युनल बनाने की कोशिश करती है। तो पुलिस क्यों नहीं बनती है सर? पुलिस के अधिकारी, पुलिस के सिस्टम अपनी इज्जत के बारे में क्यों नहीं? जैसे आप दिल्ली पुलिस को देखिए, जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने हैं, शायद दिल्ली पुलिस की ऐसी भद कभी पिटी हो जितनी इस वक्त भद पिट रही है। वो आज तक जेएनयू में जिन लोगों ने नकाब बांध के उन बच्चों को मारा, आज तक उन्हें नहीं पकड़ पाई। नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए सुप्रीम कोर्ट के इसमें फैसले हैं, इसमें बहुत सारी जो कमीशन, जो पुलिस में सुधार के लिए कमीशन बने थे, उनके रिकमेंडेशन हैं, उनको लागू नहीं किया गया। किसी भी सरकार में कोई इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि उनको लागू करे। ये तो तभी होगा ना जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा हो, और इसके लिए जरूरी है कि जनता आंदोलित करे। मैंने आज तक कभी भारत में जनता को इस बात के लिए आंदोलन करते नहीं देखा कि उन्हें एक सभ्य पुलिस चाहिए। उन्हें एक ऐसी पुलिस चाहिए जो कायदे का पालन करती हो, जो संविधान को पवित्र मानती हो। ऐसा आंदोलन करते हुए कब हमने देखा? हम दूसरी संस्थाओं के लिए तो आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन ऐसी संस्था जिससे हमारा रोजमर्रा का साबका पड़ता है, 24 घंटे में 20 घंटे जिससे हमारा साबका पड़ता है, उसके बारे में हम कभी चिंतित नहीं होते कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकें। तो ये तो करना पड़ेगा। और आपने सही कहा कि जो सरकार होती है, जो हाकिम वक्त जिसे आप कह सकते हैं ना, उसकी नजर देख करके पुलिस काम करती है। उसकी वजह यह है कि जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं,
उनकी सारी सर्विस कंडीशंस वो पॉलिटिकल बॉसेस के ऊपर टिकी हुई हैं। किसका तबादला होगा, कौन सस्पेंड हो जाएगा, किसे तरक्की मिलेगी। जब तक ये इम्यून नहीं करेंगे आप पुलिस को इस राजनीतिक हस्तक्षेप से, और इस इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे, मैंने जैसे आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, ये पुलिस कमीशन की रिपोर्टें हैं, उन पर जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे और उनको लागू नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा। आपको आजकल एक सिस्टम देखने को मिल रहा होगा पिछले कुछ सालों से सर, मुख्यमंत्री होता है, होम मिनिस्टर नहीं होता था, अलग से होम मिनिस्टर होता था स्टेट में। इसे कैसे देखते हैं? क्या हर कोई पुलिस अपने पास रखना चाहता है, अपने शिकंजे में, अपने कब्जे में रखना चाहता है? सही है। पुलिस सबसे ताकतवर संस्था है और इसीलिए तो पुलिस में सुधार नहीं हो रहा ना। मैंने आपसे कहा कि 1947 के बाद जो हमारी सरकारें आई, उन्होंने पुलिस के बुनियादी चरित्र में क्यों नहीं सुधार किया? एक मुख्यमंत्री को कैसी पुलिस अच्छी लगती है, एक मुख्यमंत्री कैसा दरोगा चाहता है, एक मुख्यमंत्री ऐसा दरोगा चाहता है जो उसके विरोधियों की टांग तोड़ दे, उसके समर्थकों के खिलाफ कोई मुकदमे ना कायम करे। अब तो चुनाव में जरा धांधलियां कुछ कम हो गई हैं। नहीं, आज से कुछ साल पहले जब बूथ कैप्चरिंग होती थी तो मुख्यमंत्री उस पुलिस से खुश रहता था जो उसके लिए बूथ कैप्चर करा दे, जो उसके विरोधियों के खिलाफ बूथ कैप्चर करा दे। तो देखिए, ये तो एक बड़ा सीधा, इसमें कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है इसे समझने के लिए। इसीलिए कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि गृह विभाग उसके अलावा किसी के पास चला जाए, क्योंकि वो एक दूसरा, जिसे आप कह सकते हैं कि ताकत का केंद्र बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से कुछ राज्यों में जहां पर मिली जुली सरकारें होती हैं, वहां तो सौदेबाजी में गृह मंत्रालय किसी दूसरे उसके पास चला जाता है। नहीं, जहां अकेली मेजॉरिटी है और जहां मुख्यमंत्री फैसला करेगा विभागों के बारे में, तो वहां ज्यादातर यही होता है कि गृह मंत्रालय उसी के पास रहता है। बिल्कुल सही है आपने कहा। कभी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे पास पुलिस नहीं है, बगैर पुलिस के लगता ही नहीं है कि आदमी मुख्यमंत्री है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, फिर जुड़ेंगे आपके साथ और बहुत सारी बातें करेंगे, कंटिन्यू कोशिश करेंगे आपके साथ बने रहें हर हफ्ते किसी ना किसी मुद्दे पर। आपको लगता है अगर हाशिमपुरा जो 1987 में गाजियाबाद में घटा, अगर वो आज 2020 में घट जाए, तो उस स्थिति में जो आपने काम किया, क्या वो काम किया जा सकता है? देखिए, उस समय जब हाशिमपुरा घटा था, उसी समय मलियाना भी घटा था। उस समय दोनों एक दूसरे से 1-2 दिन के अंदर हुए थे। मलियाना में कुछ नहीं हुआ, मलियाना में ज्यादा ज्यादती हुई थी, ज्यादा लोग मारे गए थे पुलिस के द्वारा और पुलिस की शय पर आसपास के लोगों द्वारा। हाशिमपुरा में 42 लोग मरे थे, मलियाना में तो 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। मलियाना में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मलियाना में जिन लोगों को मारा गया उनको मेरठ से ही उठाया गया, मेरठ में ही मारा गया, मेरठ में ही उनकी बॉडीज डिस्पोज ऑफ कर दी गई, एफआईआर मेरठ में ही दर्ज हुई। और वो एफआईआर आज 30 साल हो गए, उसका कहीं अता पता कुछ नहीं, उस मुकदमे का क्या हो रहा है आप तलाशें तो आप निराश हो जाएंगे। हाशिमपुरा में वो दुर्भाग्य था पीएसी के लिए या जो भी अभियुक्त थे कि वो उनको हाशिमपुरा से उठा करके मेरे इलाके में ले आए। अगर वहां मैं ना होता और मैं पीछे नहीं पड़ा होता तो शायद हाशिमपुरा का भी वही हश्र होता जो मलियाना का था। तो ये हालांकि अपने मुंह से ये कहना तो अश्लील लग रहा है, लेकिन ये बड़ा सीधा था कि अगर वो मैं नहीं रहता गाजियाबाद में तो हाशिमपुरा का भी कुछ नहीं होता, मलियाना वाली राह पे हाशिमपुरा भी चला जाता। लेकिन ऐसा क्यों कि एक इंडिविजुअल हो तभी कुछ हो। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि क्यों नहीं हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, क्यों नहीं हम इसे संस्थाबद्ध कर देते हैं कि अगर इस तरह की हरकत हो तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो ही। मैं आपके उसी जज्बे को सलाम करता हूं। वाकई में आपने सही कहा, अगर वो घटना भी मेरठ में दफन होकर रह जाती तो उसका हाल भी वैसा ही होता जैसा दूसरी घटनाओं का आज तक पूरे देश के अंदर हुआ है। लेकिन आपने आगे बढ़कर रिस्क लिया, उठाया, इंसाफ की बात की। आपने कहा नहीं, कानून सर्वोपरि होगा, मरने वाला किसी धर्म का हो, मारने वाला किसी धर्म का हो, चाहे फोर्स का भी हो। मैं समझना आपसे चाहता कि आज के दौर में अगर ऐसा हो जाए तो आपको लगता है किसी अफसर में है इतना दम कि वो ऐसे आगे बढ़ के काम कर पाएगा? देखिए, उस दौर में भी फिर मुझे अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उस दौर में भी नहीं होता था। उस दौर में भी आखिर आप देखिए, उस समय कांग्रेस सरकार थी जो सबसे खराब सांप्रदायिक दंगे इस देश में हुए थे, जिसमें यहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बाबरी मस्जिद भी टूटी थी और भी बहुत सारे दंगे थे, तो उनमें भी नहीं होता था। ये एक दुर्भाग्य की बात है
तो ऐसा नहीं है कि आज क्या हो सकता है, पीछे क्या हुआ, ये बहुत कुछ, बार बार मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि ये इंडिविजुअल्स पे छोड़ दिया गया। कोई अगर दृढ़ता के साथ खड़ा हो गया तो कार्रवाई हो गई, नहीं हुआ तो नहीं हुई। तो ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि हमारा सिस्टम ऐसा हो कि इस तरह की हाशिमपुरा जैसी घटना को बहुत गंभीरता से ले और उस पर कार्रवाई करे। ये हमारा सिस्टम इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं बता दूं, मेरी गाजियाबाद के कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई। उस वक्त गाजियाबाद के डीएम एक मुस्लिम हुआ करते थे, नाम था नसीम जैदी, बाद में चुनाव आयोग के चेयरमैन भी बने। उनके पैरों से जमीन निकल गई थी, लेकिन सर ने, विभूति नारायण राय जी ने आगे बढ़कर तमाम चीजों को अपने हाथ में लिया। आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो पल पल का उन्होंने उसमें अपडेट लिखा है, तो तमाम मिनट्स उसमें लिखी हैं। उस किताब को पढ़िएगा, आपको लगेगा अगर एक अफसर चाहे, लेकिन वो अफसर फिर वैसा होना चाहिए कि सब कुछ झेलने को तैयार हो, ट्रांसफर भी झेलने के लिए तैयार हो और अपने खिलाफ तमाम चार्जेस भी झेलने के लिए तैयार हो। तो सरकार आजकल ये बर्दाश्त नहीं करती है। तो सरकार ये चाहती है कि उनकी पुलिस जो है धर्म विशेष यानी कि मुसलमानों पे जितना जुल्म कर रही है तो वो ज्यादा अच्छा कर रही है। बहुत शुक्रिया सर, फिर मौका मिलेगा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत लंबा अनुभव आपका है। बने रहेंगे आपके साथ में, कोशिश करते रहेंगे और बहुत सारे सवाल पे आपसे बात करने की। फिलहाल के लिए अभी बहुत शुक्रिया सर।